नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। एक नज़र उत्तराखंड की तमाम अहम बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुछ फैसले लगातार चर्चा में बने हुए हैं। फिर वह समान नागरिक संहिता लागू करना हो या फिर अवैध मजार और मदरसों पर बुलडोजर चलाने का मामला हो, अब उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी जनपदों के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत को एक निर्देश दिया है कि वह ऐसे युवाओं की तलाश करें जो युवा उत्तराखंड के निवासी हैं और अपने क्षेत्र में सैलून पार्लर खोलना चाहते हैं। उन्हें सरकार सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये पहला उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने के लिए ये जो पहल है वो की जा रही है। तो उनको मैंने घोषणा में सम्मिलित किया है। नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, पंचायतों में जो भी इस प्रकार के युवक होंगे उनको जो है सरकार प्रोत्साहित करेगी और हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगी, जिससे कि वो पार्लर खोलें, अन्य प्रकार के जो भी हेयर कटिंग के अन्य जो भी चीज़ें होती हैं उनको सब में सहायता देगी। में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर अक्सर बीजेपी के नेता बड़ा बयान देते रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत को बीजेपी ने कभी गंभीर नहीं लिया, लेकिन अब तो कांग्रेस भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरीश रावत चुनाव ना लड़ाई अगर राजनीति से संन्यास लेते हैं तो वह बेहतर कदम होगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। अगर हरीश रावत जी ने कहा है कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं कि हरीश रावत जी की ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूँ। आजकल अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से संन्यास राजनीतिक खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूँ हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं, राजनीति से भी उनको। पूरे देश में एक देश एक चुनाव को लेकर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। संसद द्वारा नियुक्ति की गई संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है। इस क्रम में उत्तराखंड में भी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अन्य सदस्यों ने विभिन्न राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि एक देश एक चुनाव से कोई फायदा नहीं होने वाला, केवल नुकसान ही है। तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस पे पलटवार करते हुए कहा कि 1962 और 1967 तक कांग्रेस का राज रहा, तब एक देश एक चुनाव हुए, उस समय क्या नुकसान हुआ कांग्रेस को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो अपनी विधानसभाएं सत्ता समय पर भंग की, उसी की वजह से सारा जो शेड्यूल है वो बिगड़ा है। उस शेड्यूल को अगर एक साथ लाया जाए तो पूरे देश का एक साथ भला होगा। कांग्रेस 1952 से 1967 तक कांग्रेस का ही राज्य रहा, तब एक देश एक चुनाव हुआ है। उस समय पर क्या क्या नुकसान हुए ये कांग्रेस को बताना चाहिए। उसके कारण ये तो कांग्रेस ने जो विधानसभाएं अपनी सत्ता लोलुपता के कारण समय समय पर भंग की, विरोधी दलों की विधानसभाएं भंग की, उसके कारण से शेड्यूल सारा बिगड़ा है। उस शेड्यूल को अगर एक साथ लाया जाए तो। वहीं 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जयंती के कार्यक्रम को बीजेपी प्रदेश में बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य राम कोठारी का कहना है कि इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल होंगे। राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अहिल्याबाई होलकर की जीवन दर्शन को लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भी कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी रानी अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म जयंती के कार्यक्रमों को बड़ी धूमधाम से मना रही है और इसके लिए हमने सभी जिला स्तर पर बड़ी बड़ी गोष्ठियों का आयोजन किया है और उन गोष्ठियों के माध्यम से रानी अहिल्याबाई होलकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व
अपने समाज के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने शासक, अपने राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, किस तरह से उनका प्रतापी साम्राज्य रहा है जिसने भारतीय संस्कृति को बचाने का काम किया है, इस सब से जनता वाकिफ हो, हमारी नई पीढ़ी वाकिफ हो। इसके कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। 31 मई को देहरादून में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेषकर नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए और समाज के कल्याण के लिए जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं। उत्तराखंड में भी बहुत सारे स्थान हैं जहां रानी अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा समाज कल्याण के बहुत सारे काम किए गए हैं। इन सब पर प्रकाश डालने के लिए, सबसे जनता को रूबरू कराने के संबंध में ये कार्यक्रम हमारे वर्तमान में चल रहा है। 31 मई का जो कार्यक्रम है वो राजभवन में होगा। महामहिम राज्यपाल उस कार्यक्रम के आयोजक होंगे, क्योंकि ये पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इन्वॉल्व हैं और पार्टी के द्वारा भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सरकार के स्तर पर भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हरिद्वार जिले के रुड़की में भी कुछ कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। वहाँ भी उनके द्वारा कुछ काम 300 वर्ष पहले लगभग किए गए थे। तो ये सभी कार्यक्रम प्रदेश में किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी, राज्य सरकार के मंत्री, माननीय विधायकगण सभी जगह कार्यक्रम में जिला पंचायत पौड़ी में निर्माण अनुभाग से कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस और पत्रवलियां गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। विभाग की 4 सदस्यीय जांच टीम ने जिला पंचायत पौड़ी के कार्यालय से कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस और पत्रवलियां गायब होने की पुष्टि की है। प्रकरण में जिला पंचायत प्रशासन ने पौड़ी पुलिस को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर पत्र भेजा है। में शिकायती पत्र मिलने पर पुलिस जांच में जुट चुकी है। जिला पंचायत पौड़ी में सेवारत प्रधान सहायक मनोज भंडारी, कनिष्ठ सहायक विकेश नेगी और सचिन भंडारी ने अपर मुख्य अधिकारी पौड़ी को अक्टूबर 2024 को एक शिकायती पत्र सौंपा था। पत्र में उन्होंने बताया था कि कार्यालय से कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस और पत्रवलियां गायब होने की बात कही थी, जिस पर एएमए द्वारा मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। वित्तीय परामर्शदाता डॉक्टर सुदेश चंद्र जुगरान की अध्यक्षता वाली जांच टीम ने जांच में पाया कि निर्माण अनुभाग का कंप्यूटर, प्रिंटर और यूपीएस वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के संरक्षण में गायब हुए हैं। साथ ही पटल के कर्मियों ने समिति को बताया कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ली गई पत्रावलियां उन्हें वापस नहीं लौटाई गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जिला पंचायत पौड़ी के निर्माण अनुभाग में कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, पत्रावलियां गायब होने के संबंधी शिकायती पत्र मिला है, जिसकी जांच पौड़ी पुलिस को सौंपने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। एक रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई थी और उसमें मेरे द्वारा निर्देश दिया गया था कि नियमानुसार जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो इसी संबंध में ये एक्शन लिया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ वहीं अगले 2 से 3 महीने में काशीपुर में 2041 का मास्टर प्लान आने का जो संभावना है वो पूर्ण रूप से है। जिला विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन जय किशन ने बताया कि पिछले सप्ताह महापौर दीपक वाली के अनुरोध पर पुला पर जो है जिला विकास प्राधिकरण की टीम, निगम पार्षद और रियल एस्टेट के डेवलपर्स के साथ बैठक हुई थी, जिसमें उनकी तरफ से कुछ समस्याएं पॉइंट आउट की गई थी। उन्होंने बताया कि 2011 का मास्टर प्लान अपडेट हो चुका है और इसमें निर्णय लिया था कि मास्टर प्लान की प्रक्रिया पूर्ण प्रारंभ की जाए। वाइस चेयरमैन ने बताया कि अगले 2-3 महीने में 2041 का मास्टर प्लान आने की पूर्ण संभावना है। जिला विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन जय किशन ने बताया कि जो हमारे एरिया में वायलेंस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कुछ रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है। बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हुई थी कि काशीपुर में क्या क्या नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो उन्होंने अवगत कराया कि मल्टी लेवल कार पार्किंग बन रही है। इसके अलावा महापौर ने हमें कुल 8 ऐसे चुनाव की लिस्ट दी जिसमें हमें रिनोवेट करना है और हम इसके अलावा एक डिजिटल लाइब्रेरी काशीपुर में बनाने जा रहे हैं। लास्ट वीक माननीय महापौर काशीपुर के रिक्वेस्ट पे
जिला विकास प्राधिकरण की टीम और हमारे जो माननीय पार्षदगण हैं, रियल एस्टेट के जो डेवलपर्स हैं, उनके साथ एक बैठक हुई थी जिसमें उनके तरफ से कुछ समस्याएं पॉइंट आउट की गई थी। जैसे पहला था कि हमारा मास्टर प्लान 2011 का है जो आउटडेट हो चुका है, तो इसमें जिला विकास प्राधिकरण ने यह अवगत कराया कि 28 अप्रैल 2025 को शासन ने यह निर्णय लिया था कि हमारा जो मास्टर प्लान है उसकी प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ की जाए। तो अगले 2-3 महीने में काशीपुर की 2041 की मास्टर प्लान आने की पूर्ण संभावना है। दूसरा इशू ये रेज हुआ था कि ढेला नदी के किनारे जो अवैध अतिक्रमण हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो ढेला नदी के किनारे सभी रियल एस्टेट वालों की तरफ से भी और पार्षदगणों की तरफ से भी एक मत होकर यह कहा गया कि उधर फ्लड प्लेन एरिया में कोई भी नए निर्माण ना किए जाएं। तीसरा था कि रेरा का वायलेशंस हो रहा है, उसमें भी हमारे जो पार्षदगण थे उन्होंने स्पष्ट यह बताया कि हम अवैध कॉलोनियाँ नहीं बसाना चाहते, हम काशीपुर को डेवलप बनाना चाहते हैं। तो जो हमारे रेरा के वायलेशंस कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल उनके जो रजिस्ट्रियाँ सब रजिस्ट्रार ऑफिस रेरा के उल्लंघन होने के कारण कुछ रजिस्ट्रियों पे रोक लगी हुई है। चौथा, कुछ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हुई थी कि काशीपुर में क्या क्या नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो उन्हें हम लोगों ने अवगत कराया कि मल्टी लेवल कार पार्किंग, हमारा 167 कार का पार्किंग बन रहा है काशीपुर में। इसके अलावा महापौर महोदय ने हमें कुल 8 ऐसे चौराहों का लिस्ट दिया है जिसे हमें रेनोवेट करना है, और हम इसके अलावा एक डिजिटल लाइब्रेरी काशीपुर में बनाने जा रहे हैं। यह हमारे पार्षदगणों और रियल एस्टेट के लोगों को अवगत कराएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी बिल में लागू हुए विवाह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नगर पालिका विकास नगर में शुरू कर दी गई है। वेब पोर्टल के माध्यम से सभी लोग विवाह का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं ये नियम है कि सन 2010 के बाद जिनका विवाह हुआ है वह अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। इसमें तलाक होने पर भी प्रक्रिया जारी की गई है, तो लिव इन रिलेशनशिप वाले भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसकी जानकारी नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन कर रहे संजय कुमार के द्वारा मीडिया को दी गई है। यूसीसी कैंप का आयोजन किया है। इसमें शादी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम, जिनकी शादी 2010 के बाद हुई है उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं इसमें। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चाहिए आपको? इसमें हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ में आपका डोमिसाइल हो गया या आयुष्मान कार्ड हो गया। बाकी 2 विटनेस चाहिए होंगे इसमें, दोनों के आधार कार्ड, एक मैरिज की फ़ोटो, बस ये चीज़ चाहिए। ये दोनों मियाँ बीवी के आईडी चाहिए आपको? हाँ, दोनों के आईडी, दोनों के पैन कार्ड चाहिए होंगे सर, दोनों के। ये बनाना जरूरी सर? जी, ये ज़रूरी है सर। किस काम आता है सर ये सर एक रजिस्ट्रेशन है सर, एक मैरिज का किया, आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन हो रखा है उसके लिए सर। ये कैंप कहाँ पे आयोजन किया गया सर आपने? ये सर अभी नगर पालिका जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष MGMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर सुनवाई कर सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में स्थापित समस्त स्टोन क्रैशर्स के लिए एक अलग जोन घोषित कर दें, जिससे नदी नालों, स्कूल, हॉस्पिटल के आसपास स्थापित इन स्टोन क्रैशर्स को हटाया जा सके। इसके साथ साथ सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियों पर भी उच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाई। इस मामले को लेकर न्यायालय ने सरकार के कामकाज पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, सरकार सोई हुई है। उक्त टिप्पणी के पश्चात सरकार को डूब मरना चाहिए। न्यायालय का ये चाबुक सराहनीय कदम है। नेगी ने कहा कि पूर्व में धामी सरकार द्वारा इसी प्रकार की जनहित याचिकाओं 104/2019 M212/2019 में पारित उच्च न्यायालय के आदेशों से घबराकर खनन माफियों के हितों पर आंच आने के चलते सरकार द्वारा उत्तराखंड हाई कोर्ट के सरकारी वकीलों को दरकिनार कर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को पैरवी हेतु अवध किया गया था। गौर करने वाली बात है यह है कि अगर प्रदेश में स्थापित समस्त स्टोन क्रैशर्स हेतु अलग जोन स्थापित हो जाते हैं तो पूरी रात नदियों में हो रहा अवैध खनन का खेल बंद हो जाएगा, जिससे माफियाओं का हित प्रभावित होगा। कल माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को जो फटकार लगाई है, जो तल्ख टिप्पणी स्टोन क्रैशर्स के मामले में करी है, निश्चित तौर पर प्रदेश को शर्मसार होना चाहिए, सरकार को शर्मसार होना चाहिए। क्योंकि मामला ये है कि
कि प्रदेश के अंदर जो स्थापित तमाम स्टोन क्रशर्स हैं उनको अन्यत्र उनके लिए एक अलग से जोन बनाने की बात कही गई है। उनको नदी किनारे तमाम स्कूल और ये जो हॉस्पिटल्स हैं इनके किनारे से हटा करके एक जगह इनके लिए अलग जोन बना करके उसमें संचालित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं। इससे पहले एक जनहित याचिका में जो 2 जनहित याचिकाएं थी उसमें माननीय उच्च न्यायालय पहले भी निर्देश दिए थे कि इनके लिए एक अलग आस्थान बनाया जाए जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। और जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की तो धज्जियां उड़ाने का काम सरकार कर रही थी उस मामले में भी फिर माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए। हमारा कहना है कि सरकार आखिर क्या करेगी, क्यों माननीय न्यायालय के आदेश को नहीं मान रही। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है, ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को कहा है कि सरकार सो रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को बने रहने का कोई औचित्य अब नहीं रह जाता जब इतनी तर्क टिप्पणी माननीय न्यायालय की तरफ से आ रही है कि सरकार, इसका मतलब है कि सरकार कुछ नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ माफियाओं के हितों को लेकर के सरकार चिंतित है कि कहीं उनके हित न मर जाए। और इसी मामले में जो अभी मैंने आपको बताया है कि जब इन तमाम स्टोन क्रशर्स को अलग जोन बनाने की बात कही गई थी तो सरकार ने जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है उनको आबद्ध किया, पूरे जो स्टेट के जितने भी सरकारी वकील हैं उनको दरकिनार कर दिया और उनकी तैनाती की गई कि आप इसमें सुनवाई करेंगे। हमारा कहना है कि आप जनता के हितों को लेकर के क्यों जागरूक नहीं है, क्यों जनता के लिए जब कोई देने की बात आती है, जब जनता के हक हुकूक की बात आती है आप कुछ नहीं करते, लेकिन जब खनन माफियाओं के अन्य माफियाओं के हितों की कहीं भी क्षति होने की बात होती है तो आप बड़े से बड़े नामी गिरामी वकील खड़े करते हैं। तो अब हमारा इस जनसंघर्ष मोर्चा का कहना है कि आपको अब सरकार में बने रहने का नैतिकता नहीं है, आप बिल्कुल। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बीती रात पुराना रामबाड़ा के समीप 2 यात्री शॉर्टकट के चक्कर में गहरी खाई में फंस गए। सूचना मिलते ही DDRF टीम ने यात्रियों से संपर्क स्थापित कर नदी किनारे पहुंची। मंदाकिनी नदी का जलस्तर और बहाव काफ़ी तेज होने के कारण रेस्क्यू अभियान में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। DDRF टीम ने कड़ी मेहनत के बाद यात्रियों का सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यात्रियों से पूछताछ करने पर यात्रियों ने बताया कि नीचे जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपना लिया था, लेकिन वो गहरी खाई में फंस गए। खतरे का आभास होने पर उन्होंने सहायता के लिए आपदा कंट्रोल रूम में संपर्क किया। यहाँ पे बाबा केदार के दर्शन करने आए थे। वापसी आते हुए हम लोगों ने शॉर्टकट के चक्कर में गलत रास्ता ले लिया, जिसके कारण हम खाई में गिरते गिरते बचे। और फिर हमने इमरजेंसी कॉल की तो फिर हमारे को पुलिस टीम ने रेस्क्यू किया और हमारी जान बचाई। हमारे से जो भूल चूक हुई है उसके लिए हमें माफ़ करें, आगे से हमारे से ऐसी कोई गलती। आपको बता दें कि इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है और विकास नगर के मुख्य बाजार जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं, जो कि गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वहीं बाजार में यूटिलिटी वाहन, ई-रिक्शा और फल सब्जी की रेडी वाले जाम की स्थिति पैदा करते हैं और दुकानदार अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण करके यातायात को प्रभावित करते हैं, जिसको देखते हुए आज विकास नगर में नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने चालान की कार्रवाई की तो नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण किए गए जगह से सामान को उठाकर नगर पालिका ले जाया गया। जो हमारे द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है नगर पालिका और ये प्रशासन की जो टीम है, इसमें यातायात की टीम है और नगर पालिका की टीम है, तो हमारे द्वारा ये अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और जो भी वाहन नो पार्किंग में खड़े हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। सर थोड़ी टूटी में भी नोक-झोंक भी हुई थी, नहीं ये देखिए, तो जब कार्रवाई होती है वो तो थोड़ा बहुत तो रहता है, हर जगह रहता है, पर ये देख हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं इस काम को कि विकास नगर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से लगातार चलती रहे। सर लगभग कितने चालान काट दिए?
अभी तक लगभग प्रशासन की टीम ने लगभग 25 गाड़ियों के चालान किए जा चुके हैं नो पार्किंग के। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है। नगर पालिका का जो मुख्य बाजार विकास नगर में यहाँ जो है फुटपाथ पर जो है लोगों ने सामान भरा हुआ है और गाड़ियां भी जो है आधे आधे सड़कों तक जो लगाई हुई है। सर ये कार्रवाई के इसके पश्चात भी आधे घंटे पर दुकान का सामान काफी लग जाता है, पार्किंग काफी लग जाती है। नहीं, ये कार्रवाई जो निरंतर चलती रहती है। अभी जो है चारधाम यात्रा भी चली रही है, यहाँ से जो बसें गुजरती है उन्हें यात्रियों को जो है दिक्कत होती है गाड़ियों। सर पुलिस प्रशासन से भी टू मैंने हुई लोगों की। हाँ, लोग जो है नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और चालान कर रहे हैं ना पुलिस वाले, तो उसके बाद वो विरोध कर रहे हैं कि जो हमारे जो नो पार्किंग में नहीं है। सर आपका नाम है? आपका नाम? मनोज कोहली, नगर पालिका परिषद विकास। अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर MDDA का बुलडोजर गरजा है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए सहसपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे के किनारे 5 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। मौके पर कार्रवाई शुरू होते ही भूमाफियों में हड़कंप मच गया। दरअसल लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उप जिलाधिकारी विकास नगर के निर्देश पर MDDA की टीम AE अभिषेक भारद्वाज की अगुवाई में मौके पर पहुंची। टीम ने मौके पर सुनील कुमार नामक व्यक्ति द्वारा की जा रही इस 5 बीघा अवैध प्लॉटिंग को पुलिस फोर्स की मौजूदगी में JCB मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया है। गर्मी अपने चरम पे है, ऐसे में गर्मी से हर कोई बेहाल है। वन्यजीव भी गर्मी से बेहाल हैं। अक्सर वन्यजीव पानी की तलाश में निचली आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं, तो वहीं तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर क्षेत्र में गर्मी के मद्देनज़र वन विभाग द्वारा वन्यजीवों को पीने के लिए पानी मुहैया करने के सारे इंतजाम किए गए हैं। तराई वन क्षेत्र प्रभाग की पतरामपुर रेंज में कच्चे और पक्के 7 वाटर हॉल बनाए गए हैं। जो कुछ वाटर हॉलों में प्राकृतिक पानी है, जबकि कुछ वाटर हॉलों में टैंकर की मदद से पानी पहुंचाया गया है ताकि वन्य जीवों को पीने के लिए पानी मिल सके, उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। हर 2 किलोमीटर की दूरी पर वाटर हॉल बनाए गए हैं जिसमें वन्य जीवों को ज़रूरत के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके और वन्य जीवों को पानी की तलाश के लिए निचले ग्रामीण क्षेत्रों में ना जाना पड़े और आबादी वाले इलाकों को जान माल का नुकसान ना हो। अभी क्या कहते हैं, दक्षिणी जसपुर रेंज पतरामपुर में कच्चे पक्के 7 वाटर हॉल हैं जिनमें पानी भर दिया गया है और और एक मतलब पूरा भर दिया गया है और इससे आने वन्यजीव संघर्ष जो गांव की तरफ जानवर आते थे उनका आना बहुत कम हो जाएगा, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष टल जाएगा। पानी की व्यवस्था देखिए, जहाँ मतलब यहाँ पर टैंकरों से ही पानी डाला जाता है और उन्हीं से उनसे भरा जाता है। कच्चे पक्के जो भी तालाब हैं वो पानी के टैंकरों से ही भरा जाता है। पाइपलाइन की ऐसी अभी बहरहाल कोई व्यवस्था नहीं है। हल्द्वानी में एक मामला सामने आया जहां ऊंचा पुल स्थित बालकनाथ मंदिर में चल रही भागवत कथा में भक्त कीर्तनों में इतने लीन हो गए कि एक चैन स्नैचिंग की घटना हो गई। गिरोह ने भीड़भाड़ का फायदा उठाकर 3 महिलाओं से 2 चैन और 1 मंगलसूत्र चोरी कर लिया और तुरंत वहां से फरार हो गए। चैन स्नैचिंग की घटना वहां वीडियो बना रहे कैमरामैन के कैमरे में कैद हो गई। इसके तुरंत बाद पुलिस ने वीडियो के सामने आने पर पुलिस टीमों का गठन कर उन्हें पकड़ने के लिए लगा दिया। SSP नैनीताल भी PN मीणा ने बताया कि प्रियदर्शनी बिहार गैर विशाली ठिठोरिया निवासी महिला ने शिकायत दी कि कुछ अज्ञात संदिग्ध महिलाओं द्वारा उनकी सोने की चेन और अन्य महिलाओं के गले से मंगलसूत्र चोरी किए गए हैं, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तत्काल टीमों का गठन किया और संभावित स्थानों में तलाश और पूछताछ के माध्यम से पुलिस ने उन्हें गुसाई नगर बाजपुर अड्डे से गिरफ्तार किया। 20 मई को मुखाने के बिठोरिया क्षेत्र में एक घटना हुई जिसमें कथा में शामिल होने वाली महिलाओं के गले से कुछ चैन और मंगलसूत्र चुराए गए। इसमें जो FIR रजिस्टर करने के बाद में CCTV हमने देखी, उस जगह का जो टावर डंप उठाया और जो शहर के CCTV का जब हम लोगों ने अवलोकन किया तो ये संदिग्ध कार और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ संदिग्ध लोग भी दिखे।
तो इसके आधार पर हमारी पुलिस ने जो संदिग्ध कार थी उसकी पहचान की, और ये पहचान करते करते हमारी जो टीम है वो दिल्ली पहुंची, और यहाँ से जो 3 लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था उन लोगों की गिरफ्तारी की है। इन तीनों लोगों के कब्जे से जो है 2 चैन और 1 मंगलसूत्र की बरामदगी हो गई है। ये लोग बेसिकली यहाँ आए और इस कथा में शामिल हुए, और वहाँ पर कथा में शामिल लोगों के गले से इन्होंने मंगलसूत्र चुराया है। इनमें से एक जो पति पत्नी अभियुक्त है, ये पहले भी हिमाचल में सिरमौर से इसी तरीके की घटना में जेल जा चुके हैं। एक अन्य अभियुक्त है जिस मामले में और शामिल था, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पुलिस ने तत्काल इस मुकदमे का अनावरण किया है। इसके लिए मेरी तरफ से जो हमारी टीम है उसको 2500 रुपये का इनाम है। एक्सपर्ट होते हैं, और ये जिसको हम कहते हैं कि एक स्किल के तरीके से इस तरीके से वो करते हैं कि जब ये लोग घटना करते हैं तो आम आदमी को पता नहीं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।